इसके पहले हम लोगों ने फर्टिलाइजर्स पे बात किया और डिस्कस किया कि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो सॉइल को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रदान करने वाले ऐसे मटेरियल होते हैं जो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, जिससे प्लांट का एक बैलेंस जो प्रॉपर ग्रोथ हो सके। इस सीरीज में हमने बात किया था कि फर्टिलाइजर 3 प्रकार के होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर या सिंथेटिक फर्टिलाइजर या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नंबर 2 और बायो फर्टिलाइजर नंबर 3। केमिकल फर्टिलाइजर हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर। तो हम यहाँ एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या है और बायो फर्टिलाइजर क्या है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डेराइव फ्रॉम एनिमल और प्लांट। जो जैविक उर्वरक होते हैं वो जानवरों से या पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे जानवरों की हड्डियां, मनुष्य की भी जो हड्डियां हैं, पेड़ पौधों के सड़े गले पत्तियां, उनके फल, उनके और भी अदर पार्ट्स। तो यदि इस प्रकार से जीव जंतु के या पेड़ पौधों का कोई ऐसा चीज जो मिट्टी में मिलकर के नाइट्रोजन, फास्फोरस या अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करे तो हम उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहते हैं। दूसरी तरफ बायो फर्टिलाइजर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी में 2 तरीकों से, या तो वायुमंडल में कोई चीज है जैसे नाइट्रोजन, उसको वो सॉइल में फिक्स कर दे, जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। दूसरा, उसको एटमॉस्फेयर से या अपने आजू बाजू से एब्जॉर्ब करके उसको मिट्टी में डिसॉल्व कर दे, कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ये 2 काम कर दे और इन दोनों कामों के माध्यम से सॉइल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी हो जाए। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बायो फर्टिलाइजर्स कहा जाता है। यानी बायो फर्टिलाइजर्स कंटेन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें जीवित छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, लिविंग एमोज यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, which when applied promotes growth by increasing supply of primary nutrients to the host plant। यानी जो प्लांट हमने मिट्टी में लगाया है उस प्लांट में ये जीवित जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस या सल्फर इत्यादि को वायुमंडल से लेकर के या मिट्टी में यदि वो उपस्थित है तो उसको प्लांट तक लाने का काम ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बायो फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं। क्रॉप रेसिड्यू का मतलब फसल काटने के बाद जो फसल के डंठल वगैरह बच जाते हैं वो भी यदि मिट्टी में मिल जाए तो उसमें काफी मात्रा में सल्फर और फास्फोरस पाए जाते हैं उनमें, तो क्रॉप रेसिड्यू। इसके अलावा काऊ गंग, गोबर, इसके अलावा काऊ का यूरिन, रॉक फॉस्फेट, ये पत्थर होता है जिसमें फास्फोरस का भी मात्रा होता है। डोमेस्टिक हम लोगों के यहाँ से जो राख वगैरह निकलती है, बोन मील, हड्डियां, वुड यानी कुछ लकड़ियां, ये सब एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की। यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हमें नेचर में ही प्राप्त होता है। बायो फर्टिलाइजर में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे इनके एग्जाम्पल है राइजोबियम, एजोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबीना, ये सब सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं ये ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से भारत में इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बायो फर्टिलाइजर एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें यूज ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसे बैक्टीरिया को ढूंढ करके उन बैक्टीरिया को सॉइल में फर्टिलाइजर के रूप में मिला दिया जाता है। तो जैसे उदाहरण की बात हम करें तो प्राचीन काल से ही हम लोग एक बायो फर्टिलाइजर जानते हैं, जैसे केचुआ वर्मी कंपोस्ट जो है, ठीक है। तो ये लेकिन ये केचुआ मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन यहाँ पर ये जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं इनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया के रूप में होते हैं, एल्गी के रूप में होते हैं। ये मिट्टी में मिलकर के और फर्टिलाइजर का काम करते हैं। तो ये एक प्रकार से कंपैरेटिवली हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या है और बायो फर्टिलाइजर क्या है हमने समझ लिया। अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या बायो फर्टिलाइजर के बेस पर जो एग्रीकल्चर की जाती है उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। बात समझ लीजिए।
However, there is difference between organic and biofertilizer. But when we talk about organic फार्मिंग या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, तो उसमें हम दोनों प्रकार के फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का उपयोग भी करते हैं और बायो फर्टिलाइजर का उपयोग भी करते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर के जो है कुछ प्रकार होते हैं। तो पहला हम लोग इनको कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, 4 प्रकार से पढ़ेंगे। कैपिटल ए में कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं या कुछ ऐसे बायो फर्टिलाइजर होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। साइंस में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो सूक्ष्मजीव हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो बैक्टीरिया, जिसके एग्जाम्पल हैं राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, माइकोबैक्टीरियम, एजोस्पाइरलम एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल है बैक्टीरिया के जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं यदि इनको मिट्टी में मिला दिया जाए। दूसरे हैं ब्लू ग्रीन एल्गीज, हरित नील हरित शैवाल। इसके कुछ एग्जाम्पल है एनाबीना, नोस्टैक, टॉलीपैथ्रिक्स और एनाबिनोप्सिस एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल है आपके ब्लू ग्रीन एल्गी के। ठीक, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग माइक्रोब्स। कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो मिट्टी में फास्फोरस को डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स यहां समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तीसरे कैपिटल सी में प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो प्लांट ग्रोथ में मदद करते हैं। और चौथा है सल्फर सोलुबलाइजिंग माइक्रोब्स, ये सल्फर को मिट्टी में डिसॉल्व करते हैं। तो 4 प्रकार के बायो फर्टिलाइजर्स हमने समझ लिया। अब बायो फर्टिलाइजर्स की अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, यानी उसकी मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, हम इस पर चर्चा करते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर के प्रॉस या बेनिफिट्स, ठीक है, या मेरिट्स। चलिए पहली बात समझते हैं, बायो फर्टिलाइजर माइक्रोब्स होते हैं। बायो फर्टिलाइजर क्या है, छोटे छोटे सूक्ष्मजीव हैं। तो बायो फर्टिलाइजर माइक्रोब्स forms a mutually beneficial or symbiotic relationship with host plant as they grow in soil। कहने का मतलब ये है कि जो बायो फर्टिलाइजर के सूक्ष्मजीव हैं, जब इनको मिट्टी में मिला दी जाती है तो ये जिस प्लांट के आसपास होते हैं उस प्लांट के साथ ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाने का मतलब है कि प्लांट से ये भी बेनिफिशियल होते हैं और ये उस प्लांट को भी बेनिफिट पहुंचाते हैं। ठीक है, तो एक बढ़िया इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। यानी ये मिट्टी में जाकर के यदि ज्यादा मात्रा में भी अगर हमने बायो फर्टिलाइजर डाल दिया तो ये मिट्टी को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं है, क्योंकि ये खुद प्लांट को फायदा पहुंचाते हैं और साइमल्टेनियसली प्लांट से फायदा लेते भी हैं। ठीक है, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं प्लांट के साथ, पहला। दूसरी बात, increases nitrogen, phosphorus, sulfur etc. to the plant more than chemical fertilizer। यदि हम केमिकल फर्टिलाइजर की तुलना में यदि बायो फर्टिलाइजर यूज करें सेम अमाउंट में, तो ये जो केमिकल फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर्स हैं, ये केमिकल फर्टिलाइजर की तुलना में ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर इत्यादि प्लांट को प्रदान करते हैं। तीसरी बात, इंक्रीजेस क्रॉप यील्ड बाय 20 to 30%। यदि हम केमिकल फर्टिलाइजर की जगह बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो हमारी फसल में 20 to 30% वृद्धि होती है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल पहले साल से नहीं होगी। आपको यह ध्यान रखना है बायो फर्टिलाइजर का उपयोग हम वहीं पर कर सकते हैं जहां पर कभी भी केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं किया है, तभी वहां पर बायो फर्टिलाइजर का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। दूसरी बात, यदि हमने ऐसी जगह पर बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग किया है जहां पहले केमिकल फर्टिलाइजर का काफी मात्रा में प्रयोग किया गया है, तो अगर हमने पिछले साल तक केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग किया है और इस साल हमने सडनली उसकी जगह पर हमने बायो फर्टिलाइजर डाल दिया, तो ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं होगा। इंक्रीजेस क्रॉप यील्ड बाय 20, यानी केमिकल फर्टिलाइजर के तुरंत बाद यदि हम केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं या बायो फर्टिलाइजर डालते हैं तो फसल की क्रॉप यील्ड कम होती है, कारण कि उस सॉइल में ऑलरेडी बहुत सारा केमिकल पदार्थ पड़ा हुआ है। इसलिए ये जो बायो फर्टिलाइजर है, जो कि सूक्ष्मजीव है, उतने इफेक्टिव नहीं होते जितने होने चाहिए। इसलिए फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमने 1970 के आसपास किया था, उसमें हमने वाइड लेवल पे केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग किया। कहां? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में।
यहां हमने केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग किया, इसलिए जब हमने सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया तो ऐसी जगहों पर सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया जहां कभी भी केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं किया गया था, क्योंकि सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन में हम ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर का नहीं करेंगे। तो बायो फर्टिलाइजर प्रयोग करने के लिए प्राइमरी कंडीशन ये है कि ऐसी जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है जहां कभी भी पहले केमिकल फर्टिलाइजर प्रयोग ना किया गया, और यदि इसके बावजूद वहां पर हम बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं तो हो सकता है कि आपको 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक क्रॉप यील्ड में कमी देखने को आए, लेकिन धीरे 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 जब उस मिट्टी में जो केमिकल घुला हुआ है कई सालों से जब वो समाप्त हो जाएगा तब बायो फर्टिलाइजर इफेक्टिव होंगे और 5 साल बाद आपको क्रॉप यील्ड बढ़ना प्रारंभ होगा। ये पॉइंट आपको अच्छे समझ लेनी है। अगली बात, बायो फर्टिलाइजर का जो उपयोग फायदा है, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्रॉट एंड सम सॉइल बॉर्न डिसीजेस। क्योंकि ये जो बायो फर्टिलाइजर ये खुद सूक्ष्म जीव है, तो ये एक तो छोटे थोड़े मोड़े पानी की कमी में भी इफेक्टिव होते हैं, यानी ड्रॉट को सहन करने की कैपेसिटी प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, और मिट्टी के कारण ही प्लांट को कुछ बीमारी लग जाए तो ये जो बायो फर्टिलाइजर है ये सॉइल से पैदा होने वाली बीमारियों से भी प्लांट की रक्षा करते हैं। ये गुण केमिकल फर्टिलाइजर में नहीं था। चौथी बात, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये है कि केमिकल फर्टिलाइजर की तुलना में बायो फर्टिलाइजर सस्ता पड़ता है, लेकिन ये बात यहां पर भी ध्यान रखनी है कि एकदम से सस्ता नहीं पड़ता, क्योंकि अगर जिस जगह पर कभी पहले केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग हुआ है यदि वहां हम बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं तो हमको काफी मात्रा में बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए महंगा पड़ेगा। लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब है बिल्कुल नई जगह पर जहां कभी भी केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं किया है उसकी तुलना में यदि हम वहां पर बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं तो दूसरी जगह की तुलना में जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसकी तुलना में ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इट मीन्स शुरुआत में जब हम बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करके ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, ये 5 बात हो गई। 6वीं बात, ठीक है, 6वीं बात यह है कि बायो फर्टिलाइजर होते हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। एनवायरमेंटल फ्रेंडली का मतलब यह है कि ये ना तो मिट्टी को नुकसान पहुंचाते, यानी इससे ना तो सॉइल इरोजन होता, न सॉइल पॉल्यूशन होता, और सॉइल में जब बरसात के दिनों में उस सॉइल में पानी पड़ करके बह करके नदी नाले वगैरह में यहां वहां मिलेगी तो उससे वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा, तो इस प्रकार से प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचेगा। यदि उस मिट्टी में उगे हुए अनाज को इंसान या जानवर खा रहे हैं तो उससे भी उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला। यानी कुल मिलाकर के बायो फर्टिलाइजर किसी भी प्रकार के केमिकल से फ्री होता है, एनवायरमेंटल के लिए फ्रेंडली होता है, ह्यूमन हेल्थ के लिए फ्रेंडली होता है, एनिमल्स के लिए फ्रेंडली होता है, एनवायरमेंट के वेरियस कंपोनेंट्स एटमॉस्फेयर के लिए फ्रेंडली होता है। तो सभी के लिए ये बायो फर्टिलाइजर किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हेल्प्स टू क्लींस द प्लांट फ्रॉम एक्यूमुलेटेड केमिकल्स। यदि किसी जगह पर मिट्टी में हम बहुत लंबे समय से केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करते आए हैं और वहां पर हम एकदम से बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करना शुरू कर दें तो हालांकि क्रॉप यील्ड तो कम होगी, लेकिन उस मिट्टी में घुले हुए केमिकल्स को ये बायो फर्टिलाइजर धीरे 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 करके कम कर देते हैं। ये इनका एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है। नो सॉइल सैलिनिटी, एल्कैलिनिटी इत्यादि, यानी सॉइल में किसी प्रकार की, चाहे आप ज्यादा मात्रा में ही क्यों न डाल दें, अगर आप ज्यादा मात्रा में भी फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर डाल देते हैं तो उससे सॉइल में किसी प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स में, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी लेवल पे कोई कमी नहीं आती। सॉइल ना तो सैलाइन होता ना एल्कलाइन होता, यानी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बनी रहती है। ये सारे फायदे बायो फर्टिलाइजर्स के हैं, हाउएवर इसके कुछ नुकसान भी हैं। पहला नुकसान ये है स्लो इफेक्ट। स्लो इफेक्ट का मतलब ये है कि केमिकल फर्टिलाइजर बहुत तेजी से काम करते हैं और बायो फर्टिलाइजर थोड़ा धीरे धीरे काम करते हैं। एग्जैक्टली सेम एज एलोपैथी एंड आयुर्वेदा। जैसे आयुर्वेदा की दवाई यदि आप करते हैं तो वो धीरे धीरे आराम पहुंचाता है, लेकिन एलोपैथी चूंकि केमिकल से बना हुआ है बहुत जल्दी आराम पहुंचाता है। डिस्प्रिन खाइए और 5 सेकंड में आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। इनो पी लीजिए और 6 सेकंड में आपके
एसिडिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसकी तुलना में अगर आपको सर दर्द दे रहा है और आप कोई प्राकृतिक या आयुर्वेदिक चिकित्सा करें तो हो सकता है 2 घंटा लग जाए। पेट में गैस बन रहा है, एसिडिटी बन रही है, आप कोई प्राकृतिक या आयुर्वेदिक चिकित्सा करें, हो सकता है उसको ठीक होने में 1 दिन लग जाए, 10 घंटे लग जाए, 2 घंटे लग जाए, लेकिन इनो कीजिए, स्वस्थ हो जाइए। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो केमिकल फर्टिलाइजर है उनकी तुलना में बायो फर्टिलाइजर थोड़े धीरे धीरे जो है वो इफेक्ट करते हैं। दूसरी बात, सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। चूंकि जो बायो फर्टिलाइजर है ये लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, अब ये लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो ये सभी टेम्परेचर में, सभी ह्यूमिडिटी में, सभी रेनफॉल कंडीशन में एडजस्ट नहीं कर सकते, इनकी कुछ लिमिटेशन होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इनको स्टोर करना डिफिकल्ट है। ठीक है ना, क्योंकि मान लीजिए हमने ये बरसात के सीजन में मान लीजिए कि सुटेबल नहीं है और गर्मी या ठंड के सीजन में सुटेबल है, लेकिन हमने स्टोर करके रखा और बरसात आ गया तो वो सारे बायो फर्टिलाइजर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तो इनको स्टोर करने में दिक्कत है, दूसरी बात ये सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में, यानी एक ही प्रकार के बायो फर्टिलाइजर को सभी प्रकार के क्लाइमेटिक कंडीशन में उपयोग नहीं किया जा सकता। तीसरी बात, मच लोअर न्यूट्रिएंट डेंसिटी। मच लोअर न्यूट्रिएंट डेंसिटी का मतलब यह है कि यदि हम 1 किलोग्राम केमिकल फर्टिलाइजर लें और 1 किलोग्राम बायो फर्टिलाइजर लें, और मान लीजिए 1 किलोग्राम केमिकल फर्टिलाइजर से हमको 30% नाइट्रोजन मिलता है, 20% फास्फोरस मिलता है, 20% सल्फर मिलता है, और बाकी कितने हो गए 30, 50, 70, और बाकी 30% में और भी न्यूट्रिएंट मिलते हैं। यहां तक बात समझ आएगी। अब यदि हम 1 किलोग्राम बायो फर्टिलाइजर लेते हैं तो हो सकता है उसमें 10% नाइट्रोजन हो, 12% फास्फोरस हो, 15% सल्फर हो। मेरी बात समझ आ रही? यानी सेम अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और सेम अमाउंट ऑफ बायो फर्टिलाइजर में जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट है वो बायो फर्टिलाइजर में कम होता है, केमिकल फर्टिलाइजर में ज्यादा होता है। इसीलिए डिस्प्रिन की एक छोटी सी टिकिया खाते हैं और एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है, वहीं आयुर्वेदिक में जाओ तो वो एक मुट्ठा भर की दवाई देंगे तब जाकर के कहीं कुछ ठीक होगा। ठीक, तो मच लोअर न्यूट्रिएंट डेंसिटी इट मींस रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट, ज्यादा मात्रा में हमको बायो फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। ठीक, चौथी बात यह है लेक ऑफ मार्केट अवेलेबिलिटी। अभी बायो फर्टिलाइजर मार्केट में उस लेवल पर अवेलेबल नहीं है जिस लेवल पर केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर ठीक वैसे ही अवेलेबल है जैसे हमारे यहाँ किसी भी बाजार में समोसा आपको अवेलेबल हो जाता है, राजश्री आपको अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको रजनीगंधा खाना है तो आपको कई दुकान घूमना पड़ेगा तब जाकर के शायद आपको रजनीगंधा मिले। तो ये जो मार्केट अवेलेबिलिटी है अभी बायो फर्टिलाइजर की बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए अभी जो है उसकी कॉस्ट भी ज्यादा है और लोग अभी इसके उपयोग के बारे में बहुत ज्यादा अवेयर भी नहीं है। अब धीरे धीरे सरकारी प्रयासों के माध्यम से उनकी मार्केट अवेलेबिलिटी भी बनती जा रही है, अवेयरनेस भी बढ़ते जा रहा है। तो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन में इन बायो फर्टिलाइजर का व्यापक लेवल पर प्रयोग किया जा रहा है। धीरे धीरे अवेयरनेस, मार्केट अवेलेबिलिटी दोनों हो जाने पर ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएंगे। अभी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, मेरी बात समझ आई? इसलिए जिस जगह पर बायो फर्टिलाइजर उपयोग करने की कैपेसिटी है भी लेकिन वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, इसलिए वहां के फार्मर अभी भी केमिकल फर्टिलाइजर को ही प्रयोग करते हैं और बायो फर्टिलाइजर का जितना उपयोग होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। ये एक सरकार के लिए चैलेंज है। इस चैलेंज को भी धीरे धीरे कम कीमत पर मार्केट में जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए और तमाम इंस्टीट्यूट्स ये जो फर्टिलाइजर्स है बायो फर्टिलाइजर इनको सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां तक हमारा ये फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा क्लियर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के लिए इनपुट की जरूरत क्या क्या होती है, यानी व्हाट आर दी इनपुट्स फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।